हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक, और जिसके लिए आपने कमेंट सेक्शन में बहुत बार लिखा था कि भैया हमारे को लॉजिकल रीजनिंग का भी डिटेल्ड एनालिसिस दो, टॉपिक वाइज एनालिसिस दो कि क्वांट में कौन से टॉपिक्स आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कौन से आते हैं, और भैया हमसे पजल सॉल्व नहीं हो रही है। पजल्स के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चों ने पूछा कि भैया हमसे एक दो वेरिएबल की पजल्स बन पा रही हैं, लेकिन ज्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, या भैया हमारे से पजल्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करें। फिर आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कुछ मेजर टॉपिक्स जो कि हमारे को कवर करने हैं अगर हमारे को अपना क्वांट का सेक्शन बहुत अच्छा करना है, और साथ ही साथ हम लोग देख रहे होंगे यार कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब ऑनलाइन जाके एमबीए लेवल की या फिर जो दूसरे एग्जाम्स में आते हैं, कैट के एग्जाम्स में जो आते हैं उस तरह की लॉजिकल रीजनिंग देखने लग गए हैं, जो एसबीआई या बैंक अदर बैंक एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी लॉजिकल रीजनिंग देखने लग गए हैं। तो यार वो जो लॉजिकल रीजनिंग है वो बहुत टफर लेवल पे होती है, और उसके अंदर आपको एक कॉम्पिटिटिव मतलब ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है कि यार आपको वहां पे ट्रिक्स लगा के सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जो निमसेट की लॉजिकल रीजनिंग है यार वो बिल्कुल उससे अलग है। यहाँ पे जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है वो मैथ्स बेस्ड होती है, प्योरली मैथ्स बेस्ड होती है, और आपकी मेंटल मैथ्स बेस्ड होती है, जिसके अंदर आपको लॉजिकल थिंकिंग के साथ सॉल्व करना होता है। तो चलिए यार, इसी के साथ आज की हम मोस्ट डिमांडेड वीडियो शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, जिसमें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का डिटेल्ड एनालिसिस देख रहे होंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार हमारे पास आते हैं कुछ मेजर टॉपिक्स। तो मेजर टॉपिक में सबसे पहले एवरेज। यार अब ये एवरेज क्या है? एवरेज में यार बहुत बार ना हमारे को क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन इसके हर साल के पेपर में देखने को मिलते हैं, जिसमें यार हमारे पास कोई सीरीज होती है या हमारे पास कोई नॉर्मल सी कोई चीज है, उसके अंदर हमारे को एवरेज से ना कि यार इतने लोग थे, इतने लोग गए, कुछ एवरेज से हमारे को निकालना होता है। तो यार इसके जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको एवरेज के देखने मिल जाते हैं। राइट, इसका पैटर्न भी चेंज होता रहता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक दो क्वेश्चन आए। अब जैसे 2020 के पेपर में एवरेज सीरीज के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं था, और बाकी सारे पेपर्स में इसका कोई आपको जैसे 2013 2015 में इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आती है भैया कैलकुलेशंस। अब ये कैलकुलेशन का टॉपिक जो होता है यार, ये क्या होता है? जैसे कि यार कभी कभी तुम्हारे पास ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि पी के बाद लगा देंगे भैया वो को गंदा सा सिंबल, डॉलर लगा दिया, डॉलर पी, डॉलर क्यू, क्यू के बाद लगा दिया हैश आर। अब भैया इस कैलकुलेशन के क्वेश्चन में क्या होता है यार, ये एक तरह का आप कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं, कुछ और भी समझ सकते हैं। अब यार ये क्या हो गया, पी डॉलर क्यू हैश आर इज इक्वल टू एस। तो यार इसमें क्या होगा ना, डॉलर का मतलब कुछ और होगा, मतलब डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा होगा या तो प्लस होगा, या हैश रिप्रेजेंट कर रहा होगा भैया माइनस। इस तरह से ना अलग अलग सिंबल जो होता है ना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। तो यार इस पे बेस्ड कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है कि यार एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे देंगे, वो उसके 4-5 ऑप्शन रख देंगे ए बी सी डी, क्या तो बताओ उसके अंदर ना ऐसे ऑपरेशन दे रखे होंगे, तो वो पूछेंगे तुमसे यार कि भाई इसको इक्वेट करो और बताओ इनमें से कौन सी ठीक है। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ 5 + 4 ले लूँ मैं तो 9, 9 - 2, तो यार यहाँ पे 7 है, तो यार 5 डॉलर क्यू हैश आर इक्वल टू 7। अगर भैया ऐसा है तो भैया वो एबीसीडी में से वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यार कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते हैं। कुछ बच्चे तो यार इनको बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं, पर कुछ के अंदर क्या होता है, इन क्वेश्चन को करने में क्या होता है कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ जाती है कि यार ए बी सी डी। कभी कभी तो ऐसा होगा आपको ए में ही आंसर मिल गया तो आप ए को टिक कर दोगे, क्योंकि निमसेट में मल्टीपल करेक्ट नहीं होता है, तो अगर सिंगल करेक्ट है तो ए आपको मिला तो आप ए टिक कर दोगे। पर कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। तो मैं आपको अपनी पर्सनल सजेशन से ये बोलूंगा कि कैलकुलेशन के क्वेश्चंस वैसे बहुत इजी हैं, कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना होता है। पर अगर इनको आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ जाती है। बाकी यार क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चेक करने की शायद जरूरत ना पड़े। या फिर आ गया यार कैलेंडर के क्वेश्चंस। अब आप कैलेंडर के क्वेश्चंस पे नजर डालो यार, 0 से 1 क्वेश्चंस। बच्चे इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं, और वो भैया जैसे मैंने पहले बताया बैंक एग्जाम्स के पेपर्स की और एचएससी के एग्जाम के पेपर्स के कैलेंडर करने लग जाते हैं। यार कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे वो आपसे पूछ लेंगे भैया 7 अप्रैल 1999 को भैया क्या डे था, 7 अप्रैल 1999 को क्या डे था, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि अभी लास्ट के 3 साल में अगर हम पैटर्न देखें तो भैया इनका 0 क्वेश्चन आया है। 0-1 क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इसका शायद 2016 के पेपर में था और 2014 के पेपर में था। तो भैया इसका हार्डली एक क्वेश्चन आता है, और बच्चे इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं कि कैलेंडर के भैया कैलेंडर प्रॉब्लम्स नहीं बन रही, कैलेंडर प्रॉब्लम्स नहीं बन रही। तो यार आप 18, 19 और 20 का पेपर उठा के देखो, आपको कैलेंडर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन मिलेंगे ही। अगर फिर भी किसी को कैलेंडर प्रॉब्लम करने में मुश्किल आ रही है तो यार ऑनलाइन आपको कैलेंडर प्रॉब्लम्स की 1 घंटे की कोई भी अच्छी वीडियो मिल जाएगी। उसमें मतलब 40 से 50 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देंगे, कैलेंडर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, लीप ईयर कैसे देखते हैं, उसके बाद मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर डे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये वहां से आपको सॉल्व हो जाएगा। पर आप इसको साथ साथ ये नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इसको नोट करते चलना कि भाई किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो उसके हिसाब से आपको उस टॉपिक पे टाइम देना है। लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ईजी सेक्शन होता है और ये आपको सबसे मतलब एक स्कोर करने में हेल्प करता है उन बच्चों को जिनका थोड़ा सा मैथ्स का सेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है या मैथ्स का उनका पूरा सिलेबस नहीं हुआ। क्योंकि यार अभी जो हमारे पास टाइम है उसमें हमारे को अगर मैथ्स का हम 80% सिलेबस भी कर लें, 70% सिलेबस भी कर लें, तो वो भी एनफ है। इसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने अपने निम्स का पेपर कैसे सॉल्व किया था, उसमें मैंने किस तरह से मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व करे। जो बच्चे बोलते हैं कि भैया 40 क्वेश्चन करने से 35 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो आप सबको मैं अपना पेपर का पूरा रिव्यू बताऊंगा कि मैंने कैसे पेपर करा, मेरे कितने गलत हुए, कितने राइट हुए, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, राइट। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यार अगला टॉपिक है क्लॉक का। क्लॉक में क्या क्वेश्चन आता है यार, क्लॉक में क्वेश्चन आता है कि यार तुम्हारे पास एक क्लॉक है, ये एक डिफॉल्टी क्लॉक है कि यार यहाँ पे मान लो कि अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है, या 4 बज रहे हैं। तो यार थोड़े टाइम बाद क्या होगा, 1 घंटे में ना ये 1 घंटे 5 मिनट का टाइम कवर कर रही है, मतलब फास्ट चल रही है। या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे कि यार 1 घंटे में या सिर्फ ये 50 मिनट ही कवर कर पा रही है, या 1 घंटे में यार ये कुछ टाइम कम कर रही है, कुछ टाइम ज्यादा कर रही है। तो ये होते हैं भाई ये फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछ लेंगे कि यार आज रात को 11 बजे मेरी घड़ी में सही टाइम दिखाया था, तो बताओ अगले टाइम पे जब मेरी घड़ी में 12 बज रहे होंगे तो इस वाली घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यार ये बेसिक मैथ्स का बेस क्वेश्चन है। तुम्हें इसमें यूनिटरी मेथड लगाना होता है कि भैया अगर 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो रही है तो 5 घंटे में 25 मिनट तेज हो रही होगी। उस तरह से आप डेज का हिसाब निकाल सकते हो कि भैया अगर एक दिन में 2 घंटे तेज हो रही है तो 2 दिन में 4 घंटे, 3 दिन में 6 घंटे। इस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मेंटल मैथ्स, आपको इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बच्चे हैं कि भैया क्लॉक के पुराने पुराने क्वेश्चन लगा के या क्लॉक के रिफ्लेक्शंस के क्वेश्चन देख लेंगे, देख लें वो देख लें, अरे बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी रहता है। सॉरी मेरी थोड़ी आवाज खराब आ रही हो तो, कि मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, 2-3 दिन से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, राइट। यार फिर आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। यार कोडिंग डिकोडिंग पे भैया 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, हर बार आ रहे हैं नॉन स्टॉप, बिना किसी कमी के आ रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए भाई सबसे अच्छा है भैया तो पूरी ABCD लिख डालो पेपर के अंदर ही कोने में, या तुम्हारे को रफ शीट पेपर शुरू होने से पहले मिल जाती है, 10-15 मिनट पहले मिल जाती है। कोई एग्जाम वाला नहीं देता तो भैया उससे बोलो कि हमारे को रफ शीट चाहिए, उस पर अपना नाम वाम लेकर रख लो। किसी को लगता है यार वो 2-3 रफ शीट यूज करना चाहता है तो 1-2 रफ शीट तुम उससे मांग के पहले ही रख लो, क्योंकि बीच में कभी कभी होता है कि यार रो अलग मिल जाती है तो हो जाता है, तो एग्जामिनर को दूर से बुलाने में दिक्कत होती है। भैया इसके पीछे ही पहले ये पर्सनल सजेशन है कि पहले लिख के रख लो, ताकि बीच में तुम लिखने लगो तो कभी कभी ABCD भी गलत लिखी चली जाती है, फिर बच्चे फिर चेक कर रहे होते हैं ABCD, तो दिक्कत होती है। तो पहले ही पेपर शुरू होने से पहले ABCD लिख के रख लो। कुछ अगर आपको ट्रिगो के फॉर्मुलाज वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लिख के रख लो, पर अपने उससे बंदे से हाइड करके रखना, ये ना हो कि एग्जामिनर देख लो और तुमसे सीट ले ले। तो ऐसे समझदारी के काम करना, स्मार्ट होकर ले काम करना। तो भाई तुम पूरी ABCD जेड तक देख के लिख लो। उसके बाद इसमें क्या होता है यार कि कुछ तरह से ऐसे कोड दे दिया होगा कि भैया अगर डियर को हम लोग कुछ और बोलते हैं, मतलब मान लो डियर को अगर हम लोग बोल देते हैं भाई CFDS, तो बताओ भैया इसके अंदर हम लोग फिर टायर को क्या बोलेंगे, या ट्राई को क्या बोलेंगे, कुछ भी ले लो यार, टायर ले लेते हैं, ऐसे मैं बोल दिया था। तो भैया इसमें तुम पैटर्न देखोगे कि यार भैया पहला जो था डी से पहले सी आ गया, ई के बाद एफ आता है, तो इस तरह से चल रहा है, एक के पहला एक का नेक्स्ट, तो इस तरह से तुम टायर का निकाल लोगे। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही सेक्शन है, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल छोड़ने वाला सेक्शन नहीं है। और इसके क्वेश्चन ना मोस्टली को छुपे हुए दिखेंगे पजल्स के बीच में, जैसे कि मैंने बताया था पजल्स बहुत सारी होती हैं, उसके बीच में क्वेश्चन छुपे हुए दिखेंगे, राइट। तो यार साथ ही साथ मेरे को बहुत बच्चों ने कहा था कि भैया हमारे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। तो भैया मैं इसके बाद 2017 का जो पेपर है उसके लिए लेकर आ रहा हूँ भैया लॉजिकल रीजनिंग का पूरा डिटेल सेक्शन, जिसमें हम लोग 2017 के कौन से क्वेश्चन करने वाले थे, कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, और कैसे लॉजिकल रीजनिंग उसकी 30 मिनट में हैंडल हो सकती है पूरी की पूरी, और कैसे आप 30 क्वेश्चन करके निकल सकते हो उसके अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ टॉपिक्स पे आते हैं। तो भैया हाइट एंड डिस्टेंस पे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अरे भाई ट्रिगो वाला हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि यार एक शिप दूर से आ रही है, यहाँ पे एक टॉवर है, तो यार 30 डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का एंगल है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यार जो निमसेट की हमारी लॉजिकल रीजनिंग है वो बहुत ज्यादा मेंटल मैथ्स बेस्ड है और मैथ्स बेस्ड है। ये जो SSC है और SBI के पेपर होते हैं, सारे पेपर्स होते हैं, उसकी तरह लॉजिकल रीजनिंग की तरह नहीं है, इसमें आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़े और बहुत मेहनत करनी पड़े। इसकी बहुत बेस लेवल पे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के आपको क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिल जाते हैं पेपर्स में ऑन एन एवरेज। फिर भैया नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम का एक बहुत फेमस क्वेश्चन था इसमें यार 99, 90 इस तरह का क्वेश्चन भैया 2017 में भी रिपीट हुआ था और 2019 के पेपर में भी था। अगर आप बोलो तो मैं आपको पेपर ला के दिखा देता हूँ, मेरे पास पेपर शायद यहीं पे पड़ा है, जस्ट अ मिनट। राइट। तो मैं होप करता हूँ यार मेरी तरह आप सब लोगों ने भी यार पेपर्स निकाल लिए होंगे सारे, और पेपर्स के प्रिंट आउट रखे होंगे अपने पास, और रोज रात को आप लोग सॉल्व करते होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास 2019 के अंदर था।
हाँ राइट, ये है क्वेश्चन भैया। ये देखो, ये 2019 का पेपर है मेरे पास, राइट। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन था, तो इसमें क्या कह रहा था भैया कि हमारे पास एक सीरीज गिवन है, वो सीरीज क्या है हमारी, वो सीरीज है हमारी 99, 90, 83, 83 और है हमारी आगे क्या जा रही है 78। तो भैया बताओ इसके आगे आने वाली टर्म्स क्या होंगी। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर भैया बच्चों को कैसे सॉल्व करा था, इसके आगे आने वाली टर्म्स में आपको बताता हूँ। 71 थी और दूसरी थी 69। तो यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, ये नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे था भैया, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो यार इसके अंदर क्या हो रहा था, ये हमारी वो यूज कर रहा था सीरीज का पार्ट कि भैया इसका जो बेस है, वो 10 है, इसका बेस 11 है, इसका बेस 12 है, इसका बेस 13 है। तो अगर हम इसको देखें भाई बेस 10 है, बेस 10 के अंदर हम लोग क्या कहते हैं भैया, अगर 99 है, 99 बेस 10 के अंदर है, तो भैया जो पहली वाली जो डिजिट होगी वो किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी। अगली वाली किससे मल्टीप्लाई होगी भैया, 10 से मल्टीप्लाई होगी, राइट। तो भैया अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो भैया ये हो जाएगा 90 + 9, तो दैट विल बी 99। तो ये बिल्कुल सही था। उसके बाद भैया अगला है 90। अब 90 का बेस हमने बोला 11, तो 90 का अगर बेस 11 है तो भैया 90 के अंदर भैया पहले वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगली वाली टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भैया 11 × 9 इज 99 प्लस 0, तो मतलब 0 × 1 इज 0, तो ये 99 की टर्म भी बनी। अब 83 था, अब 83 को लेंगे, 83 के अंदर अगर हम बेस 12 करेंगे, मैंने बोला ना बेस बढ़ रहे हैं इसमें, अब 83 का बेस 12 करेंगे तो 3 को तो भैया 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि किसी भी नंबर की हम स्टार्टिंग ले रहे तो भैया 1 होती है, चाहे बेस 2 हो, बाइनरी बेस हो तो भी 1 से स्टार्ट है, ऑक्टल है तो भी है, हेक्सा है तो भी है, तो भाई 1 से स्टार्ट है। उसके बाद अगला वाला किस पे आएगा, किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 12 से। भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 8 से क्या होता है तुम्हारा, मतलब पहले तो यार 3 आ जाएगा, 3 + 12 8 से होता है तुम्हारा 96, राइट ना, गलत तो नहीं करा मैंने, हाँ सही करा है। 96 + 3 हो जाएगा 99। इसी तरह से तुम अगली टर्म चेक करोगे तो यार अगली टर्म जो होगी वो 78 वाली जो टर्म होगी वो तुम्हारी बेस 13 में सेटिस्फाई कर रही होगी। इसी तरह से बेस 14 की टर्म है, इसी तरह से बेस 15 की टर्म है। तो देखो इस तरह से कितनी लॉजिकल चीजें थी ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और अगर कोई 2019 का पेपर देखे तो भैया किसी को देख के समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। तो नंबर सिस्टम किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये नहीं है कि पहली बार आया, 2017 में या 2018 के अंदर ये रिपीट क्वेश्चन था, तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है नंबर सिस्टम का। तो इस तरह से नंबर सिस्टम के अंदर बेस चेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस में भी देखने मिलते हैं। यहाँ पे आपको बेस दे रखा होता है। फिर आगे भैया परसेंटेजेस के सिस्टम होते हैं कि भैया बट % ऑफ एक्स इज इतना, मतलब आपको कुछ दे रखा है कि भाई 50% तुम्हारे पास ये है, या तुम्हारे पास कुछ 10% अल्कोहल है उसके अंदर, इतना से क्या % का वो है। तो भाई बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे को बोला हो कि भैया 100 हमारे को कुछ दे रखा है, उसकी 10% क्या होगी, तो 110 निकालने के लिए भैया उसको 10 से डिवाइड कर दो। कोई भी चीज दे रखी है उसकी 100 की 10% 10 हो जाएगी। तो आपको परसेंटेज किसी भी चीज की निकालनी हो तो आप उसको भैया उस चीज को क्वांटिटी को उससे डिवाइड कर दो 10 से, मतलब जितनी परसेंटेज निकालनी है उस चीज से डिवाइड कर दो, आपको परसेंटेज मिल जाएगी, राइट। फिर आगे भैया हमारे पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन। भाई पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वांट का पार्ट है। इसके अंदर भैया आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग यूज करते हैं कि भैया एक पाइप इतनी देर में भर रही दूसरी पाइप, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो तो यार कभी कभी इसमें बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता, और हो सकता है कभी कभी आ जाए। 2020 में इसका क्वेश्चन आ गया था, राइट। फिर आगे भैया पावर एंड इंडाइसेस। तो यार पावर एंड इंडाइसेस का टॉपिक क्या है, पावर और इंडाइसेस का टॉपिक जो है उसके अंदर ये होता है कि यार मान लो कि अब तुम्हें बोल दिया कि 100 फैक्टोरियल, तो भैया बताओ इसके लास्ट में कितने जीरोस आ रहे होंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो यार अब 100 फैक्टोरियल है तो इसके लास्ट में कितने जीरोस आ रहे होंगे, जैसे 10 फैक्टोरियल है तो भैया बताओ इसके लास्ट में कितने जीरोस आ रहे होंगे, राइट। या 5 फैक्टोरियल है, इसके लास्ट में कितने जीरोस आ रहे होंगे। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये पावर और इंडाइसेस के अंदर आ जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड। या फिर भैया अगर हम लोग ये कर दें कि भैया 3⁻⁷, तो बताओ भैया इसकी लास्ट टर्म किससे खत्म हो रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या है भैया कि यार 3 के अंदर हमारे पता है भाई 3⁻⁴ 3 होता है, 3⁻² 9 होता है, 3⁻³ हमारा 7 होता है, और 3⁻4 हमारा 1 होता है। मतलब ये 3 9 27 होता है 3 का क्यूब, और 81 होता है इसका 4। तो भाई इसके बाद अगर हम लोग इसका दोबारा से अगर 5 लेंगे, मतलब क्यूब के इसके आगे जाएंगे, सॉरी 3⁻4 के आगे जाएंगे, तो भैया दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा 3 9 7 1। तो भैया हम लोग इसकी तरह से चेक करते हैं कि अगर 7 है तो भैया 7 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा। तो भैया ये पावर 1 0 के लिए था, ये सॉरी 1 के लिए था, ये 2 के लिए था, ये 3 के लिए था, ये 4 के लिए था, ये 5 के लिए, 6 के लिए। तो अगला वाला जो होगा हमारा 7, ये हमारा पावर 7 के लिए आ रहा होगा, राइट। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। सिमिलरली यार 4 के केस में भी ऐसा होता है कि भैया अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो 6 आता है, और 4 का क्यूब करते हैं तो 4 आता है। भाई वो 4 6 4 6 4 6 में चलता रहता है। इस तरह से आप 4 का भी देख सकते हो। ऐसी ना बहुत सारी ट्रिक्स है, मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स भी नहीं बोलूंगा क्योंकि यार बेस चीजें हैं, ये बेस चीजें हर किसी को आती होंगी, बस उनको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो इस तरह से यार अगर कोई आपको बड़ा सा नंबर देना है यार 5 1 2 का, भैया बताओ कि कितनी पावर में क्या होगा, तो यार इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। भाई 8 का देख लेंगे हम लोग कि भैया 8 की कितनी पावर में रिपीट हो रहा है, उसका हम लोग उसका कर सकते हैं।
राइट। तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ऐसी कोई बड़ा सा नंबर दे दें तो इसके क्वेश्चन मोस्टली महाराष्ट्र सीईटी के पेपर्स में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और बीएचयू के पेपर्स में भी देखने को मिलते हैं। निमसेट में कम आते हैं, पर एक दो क्वेश्चन इसको देखने को मिल जाते हैं। और जैसे अब ये वाले क्वेश्चन इसको कैसे अप्रोच करते हैं भाई, इसमें हम लोग देखते हैं भाई 2 और 5 का पेयर कितनी बार आया। जैसे 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 2 और 5 का पेयर इसमें कितनी बार आया भाई, एक बार आया। तो एक बार आया तो भाई कितनी बार जीरो लग रहा होगा, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है, तो एक ही बार जीरो आ रहा होगा। अब अगर हम 10 फैक्टोरियल की बात करें तो भैया 10 फैक्टोरियल की जगह 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे करते करते फिर लास्ट तक जा रहा होगा 10 तक। तो भैया 10 की वजह से एक तो जीरो आ गया और बीच में एक 2 आया और एक 5 आया, तो भैया इसके एंड में आ रहे होंगे 2 जीरोस। एक 10 वाले का जीरो और एक 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो वो एक जीरो दे रहे होंगे, तो इसके लास्ट में 2 जीरोस। ऐसे जब 100 फैक्टोरियल करेंगे तो इसकी ट्रिक होती है। अगर आप बोलोगे कि भैया हमारे पास ट्रिक सीखनी है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर कैसे करेंगे या कुछ और हमारे को बड़ा सा आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, या कभी कभी आते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने को, उसकी प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो ये पीएनसी का कंसेप्ट है, तो मैं वो भी आपको सिखा रहा हूँ। ये सारा इसी के अंदर आ रहा है भैया, प्राइम, पावर एंड इंडाइसिस और नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। तो मोस्टली बीएचयू में क्वेश्चन इसके ज्यादा होते हैं और महाराष्ट्र सीईटी में ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द निमसेट। बाकी निमसेट में अगर आपको बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया कितने पेयर्स बन रहे हैं तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। 100 को भी अगर आपको निकालना हो तो मैं उसकी आपको ट्रिक लेके आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो। ऐसे इसमें ऐसा होता है भाई 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है जो उसको डिवाइड कर रही है, तो 2 की मैक्सिमम पावर 6 जो है वो उसको डिवाइड कर रही है, क्योंकि 64 से डिवाइड होता है। इस तरह की ट्रिक्स होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको चाहिए होंगी वो। बाकी अगर आप बेस पे वर्क करोगे तो आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बहुत अच्छे से निकलेगा। फिर भैया प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस आ गए, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है कि भैया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होता है, किससे रेट करके हम लोग क्या निकालते हैं, मतलब हमारा प्रॉफिट किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं, सब कुछ चीजें। तो भैया आप लोग वो करके निकाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, कोई मुश्किल नहीं है, बेस कॉन्सेप्ट है। तभी मैंने बोला ना एनसीईआरटी आप फॉलो करोगे तो यार आपको ये क्वेश्चंस भी सारे देखने को मिलेंगे, हर चीज आपको वहां पे मिल जाएगी इजीली। उसके बाद आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस की, भाई कितने टाइम में गाड़ी कितनी देर ट्रैवल कर रही है, या एक बंदा है वो वॉक करके इतनी दूर जा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैंने 2020 के पेपर का एनालिसिस करा था कि एक बंदा जा रहा है यहाँ से लेके इतनी देर लग रही है उसे, राइट। या फिर अब जैसे 2019 के पेपर में क्वेश्चन आ रखा है भाई एक नवजीवन एक्सप्रेस है वो अहमदाबाद टू चेन्नई जा रही है। अब ये क्वेश्चन भैया सिंपल क्वेश्चन है उसका टाइम एंड डिस्टेंस का, भैया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उससे आप निकाल सकते हो। और एक और बंदा था कि एक बंदा इतनी देर से अपने घर से निकलेगा तो कितनी देर में पहुंचेगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था और ये पहले रिपीट भी हो रखा था जो 2020 के अंदर आया, मतलब 2019 का रिपीट है 2020 के अंदर। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की सारे आप बहुत इजीली, क्वांट का पार्ट है लेकिन क्वांट का बहुत इजी पार्ट है। अगर आपको पाइप एंड सिस्टम से प्रॉब्लम है थोड़ा पढ़ लो, इसके थोड़े कॉन्सेप्ट देख लो, ये अगर आप बेसिक प्रैक्टिस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, डिस्टेंस और टाइम भी इस तरह से आपका बन रहा होगा, राइट। फिर आगे भैया टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थोड़े आ जाते हैं कि भाई इतने लोग हैं, 10 लोग हैं, वो एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, या इसके 20 दिन में कर रहे हैं, तो भैया 5 लोग कितने दिन में कर रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। या क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं थोड़े घुमा के, अगर टफ क्वेश्चन देने होते हैं कि भैया 2 बच्चे 2 चाइल्ड हैं और भैया 5 एडल्ट हैं, वो ये काम कर रहे हैं भैया हमारे 10 दिन के अंदर। अब मान लो हमने बच्चों को कर दिया 4 बच्चे कर दिए, 4 चाइल्ड कर दिए और 3 एडल्ट कर दिए, तो बताओ भैया आप कितनी देर में काम हो रहा होगा। तो भाई इसके अंदर भी वही यूनिटरी मेथड से आपको बना के, इनकी बस एक बेस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, तो इससे अगर आप करोगे तो आपको बेस प्रैक्टिस है, तो इसको क्लियर करके आप ये चीज कर सकते हो। उसके बाद भैया वर्क एंड वेजेस पे भी सेम क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया इस आदमी ने इतना टाइम वर्क करा तो उसको भैया इतनी सैलरी मिलती थी, अगर वो बीच छुट्टी लेके चला गया या इस तरह से हमारे को और एम्प्लॉयज बनाने पड़ गए, तो भाई यूनिटरी मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जिसका एक ही क्वेश्चन आया अभी तक निमसेट के पेपर में। इसके 2 से 3 क्वेश्चन एक बार आपको देखने को मिल जाते हैं, पर इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। किसी एक पेपर में था, वो भी शायद बहुत पुराना पेपर था, उसमें इसका क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं, राइट। तो इसी के साथ यार अब हम इस वाली वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मेरे से बहुत सारे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग का मांग रहे थे यार कि भैया लॉजिकल रीजनिंग का कंटेंट बताओ या लॉजिकल रीजनिंग कैसे पढ़नी चाहिए वो बताओ। तो यार ये है मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से आपको मेजर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो आपके एलआर और क्वांट के हैं। अभी मैंने इसमें पजल्स की कोई बात नहीं करी है भैया। इसके बाद पजल्स का भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है भैया। पजल्स की जो क्वेश्चन है 50% ऑफ द पेपर्स में देखा जाता है कि भैया पजल होती है, या 40%, तो भाई 40% से नीचे तो आज तक कोई पजल आई नहीं, 40% से लेकर 50% की रेशो में जो होता है पजल्स के क्वेश्चन होते हैं। अब जो लोग भैया बोलते हैं पजल्स में प्रॉब्लम है, तो यार पजल्स की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रीवियस के पेपर उठाओ भैया, इतनी सारी पजल्स हैं, अगर आप प्रीवियस की सारी पजल्स कर लेते हो ना, आपको और फिर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चे बोलते हैं भैया लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से करें, कहाँ से करें, कहाँ से करें। अरे भैया तुम्हारे पास कितने सारे पेपर्स है, तुम्हारे पास 2007 से लेके कुछ अभी 2020 तक के पेपर्स हैं, तो अगर उन्होंने और इन एवरेज 40 क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना, 1600 क्वेश्चन तुम्हारे पास हो जाएंगे, 1600 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे पास लॉजिकल रीजनिंग के, 1600 क्वेश्चन अप्रॉक्स। या अगर मैं शायद सही कैलकुलेट कर रहा हूँ, कोई गलती कर रहा हूँ तो लोग देख लेना। तो जहाँ तक मुझे लगता है हाँ सही कर रहा हूँ मैं, 40 इंटू 13 साल के पेपर हो गए, 14 साल के पेपर हो गए, जो भी है, ठीक है। तो भाई 1600 क्वेश्चन, तो भाई 1600 क्वेश्चन अगर तुम प्रीवियस की प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे को और भटकने की जरूरत है कहीं पे?
तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि भाई रोज रात को प्रीवियस ईयर्स करो, थोड़ा थोड़ा सेक्शन मैथ्स का, थोड़ा सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग का। बाकी कंप्यूटर साइंस के लिए जिन बच्चों को जितना हो रही है कि वो नॉन सीएस बैकग्राउंड से है, तो भाई आप बिल्कुल मत घबराओ। कंप्यूटर साइंस के लिए हम आपके लिए एक अच्छा सा सीरीज लेके आ रहे होंगे, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के आपको के मैप्स, बूलियन अलजेब्रा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो भैया बहुत बेसिक हैं और बहुत जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन का ऐसा होता है कि तुम अगर 5-6 क्वेश्चन से बना लो तो इट विल गिव यू अ बूस्ट ऑफ 60 मार्क्स 80 में से, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि 60 मार्क्स से भाई बहुत वो चीज़ है और रैंक इंप्रूव होती है, राइट। तो जो बच्चे घबरा रहे हैं कि भैया कैसे होगा, उनको भैया बस एक शांत माइंड से खुद को पॉजिटिव टॉक करो, रोज रात को बैठ के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो और बोलो कि भैया मैं कर सकता हूँ। मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम दो। अगर आप भैया पढ़ रहे हो तो भैया मैथ्स को अगर तुम 3 से 4 घंटे दे रहे हो तो भैया लॉजिकल रीजनिंग को बस 1 घंटा दे दो, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और इस टाइम के अंदर तो ऐसा है यार कि आप सबको बस मतलब यही होना चाहिए कि मैंने जैसे बताया था पहली बात, यार दुगनी मेहनत करनी है। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ सो रहे हो, कुछ भी नहीं सोचना, बस भाई इस समय मेहनत करते जाना है, राइट। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ भी सजेशंस है आपके, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारे को आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये था हमारा लॉजिकल रीजनिंग का डिटेल्ड एनालिसिस। तो मैं होप करता हूँ इसके बाद आपको किसी और जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। और प्लीज यार जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अलग अलग आके भी ये सीरीज वो सीरीज निमसेट के लिए, तो भैया लॉजिकल रीजनिंग का उन्हें ये बताओ कि यार ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनमें से क्वेश्चन जो है क्वांट के बन रहे हैं। बाकी बची जो 50% में है, 40% में वो हमारी पजल्स है। कहाँ लिखा था मैंने पजल्स का, ये भैया बाकी जो 50-40% बची हुई चीज़ है वो पजल्स की है। पजल्स में तो आप जितने पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतनी आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। पजल्स में आपको किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ऐसी कोई ट्रिक नहीं बता देगा पजल में कि जो आपको सॉल्व करो तो भाई पजल बनने लग जाएगी, क्योंकि पजल हर पजल अलग पैटर्न बेस्ड होती है, राइट। फिर बीच में यार इसमें कुछ ब्लड रिलेशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस और होते हैं कि भैया क्या कहते हैं, सॉरी से थोड़े से अलग अलग, लेकिन वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, इतने कॉमन नहीं है। सिलोजिज्म के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, पर वही चीज़ है वो आपकी ना पजल्स वाले पार्ट में आ जाती है। जो ब्लड रिलेशन होती है कि यार ये एक्स ने उसको बोला कि फोटो देखिए मेरे, उसका क्या लगेगा, तो ये सारा पजल्स वाले पार्ट में गर्म हो जाता है। सिलोजिज्म के भी जो क्वेश्चन होते हैं कि भैया ऑल ट्रीज आर हनी, हनी आर बीज, तो भैया बताओ कि ट्रीज आर बीज और नॉट, ये और वो नॉट। तो यार सिलोजिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आप बहुत बेस लेवल पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। और ये सारा पजल्स का ही पार्ट है। अगर आप इसमें से मैं बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन भी बहुत इजीली करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि यार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यार मैथ्स ही मैथ्स करते रह जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को प्रिपेयर ही नहीं करते, तो सिर्फ मैथ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। पर वो लोग हैं जो अभी इस टाइम में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भैया मैथ्स के साथ थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग बनाते चलो। लॉजिकल रीजनिंग में यार 120 नंबर तो कहीं नहीं गए, बहुत इजीली तुम 240 में से आधे नंबर 120 नंबर बना के निकल सकते हो। बहुत ईजी होता है लॉजिकल रीजनिंग, बिलीव मी। और अब अगली वीडियो में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने अपना पेपर कैसे सॉल्व किया था, मेरे कितने करेक्ट थे, मेरे कितने रॉन्ग थे। जितने बच्चों को डाउट थे यार कि आपने कैसे करा है, कैसे मतलब कितने अटेम्प्ट में आपको एनआईटी मिला है, तो वो सब कुछ मैं अगली वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो इसी के साथ यार आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।